नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, सफ़रनामा कार्यक्रम में हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव, 1986 बैच के आईएएस और वर्तमान में सीईसी झारखंड। अहम बात यह है कि देवेंद्र तिवारी जी आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और आपकी जन्मभूमि हमारी अतुल्य महोबा है। आज हमारा इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और विभिन्न अहम पदों पर आप रहे हैं जी। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है सफ़रनामा, आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मेरा जन्म इसी महोबा शहर का है और ये वीरभूमि है, आला उदल की ज़मीन है। बचपन से हम लोग जिस सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश में रहे, मेरे पिता हिंदी साहित्य के प्राध्यापक थे। फिर तो हम लोगों को शुरू से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और चूँकि भारतीय संस्कृति की छाप हम लोगों पर पड़ती थी, तो बचपन से ही हमको रामचरितमानस के बारे में, गीता के बारे में, अपने उपनिषदों के बारे में, अपने वेदों के बारे में बताया जाता था। उससे ये एक व्यक्तित्व का जो अंग है, जो वो विकसित होता है कि व्यक्ति को आचरण कैसा करना चाहिए। तो ना ही सिर्फ समाज के प्रति बल्कि पिता के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, और सत्य के आचरण पर चलते हुए और सही नैतिक पथ पर चलते हुए कैसे व्यक्ति को राम की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये बचपन से ही हमारे अंदर धीरे धीरे करके भरा गया। तो हम लोग पढ़ने लिखने में मेधावी थे, इधर उधर की बातें करते नहीं थे। फिर जब पिता ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है कि हमारा बड़ा पुत्र डॉक्टर बने, तो इंटरमीडिएट में मैंने बायोलॉजी ली और प्रथम अटेम्प्ट में ही हमारा चयन हुआ सीपीएमटी के थ्रू किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए। तो वहाँ डॉक्टरी पढ़ी। काफ़ी मित्र अभी हमारे चिकित्सा व्यवसाय के काफ़ी मित्र मेरे वहाँ पर हैं और वहीं से मुझे लगा कि अगर और भी अगर अधिक आयाम आपको करना है और लोगों की पहुंच तक आपको पहुंचना है और लोगों की सेवा करनी है, तो आपको प्रशासन में जाना चाहिए और आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा क्षेत्रों को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा आबादी को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो जब मैंने ये देखा तो हम लोग ने निर्णय लिया कि इस यूपीएससी की परीक्षा दी जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो विषय थे वो तो इसमें थे नहीं। तो मैंने आर्ट साइड के विषय चूज़ किए। इसमें एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था और ये ऑप्शनल्स लेके, तो सोचिए मैं साइंस साइड का विद्यार्थी, आज तक मैं पढ़ी नहीं, और आर्ट साइड के समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ पढ़ाई की। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपके जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, कि ये मत सोचिए कि ये संभव नहीं है कोई भी चीज़, मतलब मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो मैंने ये सोच लेता कि अरे मेरे तो विषय ही नहीं है आईएएस में, तो मैंने ऐसे विषय जो मैंने कभी नहीं पढ़े उन पर भी पढ़कर उसमें दक्षता हासिल करके, मेहनत करके, और मैंने यूपीएससी परीक्षा पास की और तब हमारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। तो ये एक जर्नी की जो शुरुआत हुई वो इस प्रकार से सेवा। आप झारखंड और बिहार वाले कैडर में रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं जी, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि एक आपने एक लंबा अंतरकाल वहाँ पर गुजारा है और विभिन्न सेवाएं जो वहाँ के लोगों के लिए दी है जी, तो अनुभव कैसा रहा आपका वहाँ? हमारे जब आप प्रशासन में रहते हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि जो विधि है, जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन होता रहे और गरीबों को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिलता रहे और जो दायित्व आपको दिया गया है उसका निर्वहन आप सही ढंग से करें।
तो मुझे याद है जब मैं एसडीएम था तो मैं एक बहुत ही दुरूह जगह पर एसडीएम बनाया गया, सब डिवीजन ऑफिसर, वहाँ पहला आईएएस ऑफिसर को भेजा गया एसडीएम बना के, और वो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र था। और उसका मुख्य कारण ये था कि जो बहुत गरीब श्रेणी के लोग थे उनको बहुत परेशान किया जाता था। तो वो सुधार मैंने वहाँ करने शुरू किए। मैं जाता था, रात रात भर उनकी बस्तियों में रुकता था, उन्हीं के साथ खाना खाता था, जो भी वो खाना खाते थे उनके लिए कुछ व्यवस्था भी कराता था खाने की। और तब समझता था कि आपकी क्या समस्या है ज़मीन की, आपकी क्या समस्या है पीने के पानी की, आपकी क्या समस्या है यहाँ पे परिवहन की। तो वो जब मैंने उन समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो फिर कोई आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं हो। काफ़ी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। और उन लोगों को जो पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, मैंने उनके सारे मुकदमे जो 107 के थे, 113 के थे, 144 के थे, सीआरपीसी की धारा के 145 के थे, 133 के थे, वो सारे धीरे धीरे सुन के समाप्त किए। और ये कहा कि इनको कोई भी सताना नहीं चाहिए। उनके जो सरकारी सरकारी ज़मीन है उनके साथ बंदोबस्ती की और उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था कराई, बोरिंग करा के। तो इससे ज़रूर उनको लगा कि हाँ कोई है हमारा जो देखने वाला है। तो जब ये आप इस विश्वास के साथ सेवा की शुरुआत करते हैं कि हमें उनके लिए न्याय करना है, काम करना है, तो आपको अच्छा लगता है, बहुत संतोष मिलता है। और ज़िलों में भी जब मैं जिलाधिकारी था, जब मैं कलेक्टर था, तो इस तरह के लोगों को जब भी मैंने मदद की तो मैं देखता था कि करीब 20 वर्षों बाद, 25 वर्षों पश्चात लोग, जब मैं सचिव बना, प्रधान सचिव बना, अपर मुख्य सचिव बना, मुख्य सचिव बना, तो लोग मिलने आते थे बहुत दूर से, बहुत वृद्ध लोग भी मिलने आते थे और बताते थे कि मैं तो 25 वर्ष पहले इतना ज़्यादा समस्याग्रस्त था और आपने ये निर्णय लेके मेरा जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दिया, क्योंकि उसी को लेके हम 10 साल से चिंतित थे, 15 साल से चिंतित थे। तो बड़ा संतोष मिलता है, बहुत ही ये लगता है कि आपने किसी के लिए तो कुछ किया। और कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन आप करते रहिए, आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किया। तो इस तरह से, और ये व्यक्ति ये नहीं कि जिस पद पे आप, बहुत महत्वपूर्ण पद पर होना आवश्यक है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, आप एक छोटे पंचायत सेवक भी हैं, आप किसी भी पद पर हों, चाहे वो छोटे, आप अपने दायित्व का वहन कर सकते हैं। तो ये करने का मतलब वही है कि अगर अलग जगानी है, अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है, तो सबको अपनी अपनी जगह पर थोड़े थोड़े दिए जलाने पड़ेंगे। जितना हम कोई बड़ा दिया जलाएगा, कोई छोटा जलाएगा, लेकिन रोशनी तो उससे ज़रूर होगी। बिल्कुल तिवारी जी, आप बात बिल्कुल सही कही है कि प्रयास तो सबको करना होगा। अब बात सवालात का दौर आगे बढ़ाते हैं। महोबा जनपद में आपका जन्म हुआ जी, और आपका ये जो परिवार है वो निश्चित तौर पर आज के यूथ के लिए एक, कह सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि छोटे शहर के लोग कुछ कर नहीं सकते, सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि जहां कहा जाता है कि बड़े शहर के ही बच्चे कुछ कर सकते हैं, ऐसे आपका जो परिवार है वो एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। आज आप कई वर्षों के बाद, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में व्यस्तता ज़्यादा रहती है, आज महोबा जनपद आए हैं। ऐसे में उन सभी जो हमारे, खासतौर से हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा महोबा के लोगों से कि आप में प्रतिभा है और संभावनाएं हैं, कभी हिम्मत मत हारिए। और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। और ये मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आज तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की थी। हम लोगों ने कभी किसी कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। हम लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। हम लोग जीआईसी में पढ़े थे, राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़े थे। इसके बाद अवश्य उच्च शिक्षा में गए तो मेडिकल की पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती है या इंजीनियरिंग की। लेकिन ये मत सोचिए कि आप शहर में हैं तो आप बेहतर करेंगे और आप छोटी जगह पर हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। मन को मत भटकने दीजिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो सोशल मीडिया या मोबाइल या इंटरनेट से संबंधित हैं, जहाँ ये चीज़ें आपको कुछ अच्छे विषयों का ज्ञान दे सकती हैं इंटरनेट, लेकिन इससे ज़्यादा आपका मन भटका सकती हैं। तो मैं तो कहूँगा जब तक आप परिश्रम करें, आप मोबाइल ही रखना छोड़ दीजिए। संवाद के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करिए, मेहनत करिए और अपने ध्येय में लग जाइए। और एक नहीं, कई कॉम्पिटिशन्स दीजिए, कहीं ना कहीं अवश्य चयन होगा। और हर एक कार्य उतना ही महत्वपूर्ण, उतना प्रभावी आपको लगेगा जिस जगह भी आपका चयन होगा। तो बस मन को भटकने मत दीजिए, फोकस बनाए रखिए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अंतिम सवाल, इतने लंबे समय के बाद आज आप महोबा आए हैं, तो कुछ पुरानी यादें, और महोबा में कैसा लग रहा है आपको आज? बस ये लग रहा है कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, बगल में कीरे सागर था, हम सब भाई लोग आया करते थे और यहीं पर नहाते थे। ज़्यादातर लोग उस समय बाहर ही जाते थे
और इतने अच्छे ये वाटर बॉडीज़ थे, बल्कि इसमें इतना आनंद आता था कि हम लोग तो पेड़ पर चढ़ के डाल पर निकल के उसे डाइव भी मारते थे पानी में। तो ये प्रकृति का जो संतुलन है ये बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हमको बस ये ध्यान देना होगा कि इस विकास की दौड़ में हम अपने पर्यावरण को नष्ट ना कर दें, पेड़ पौधों को नष्ट ना करें, जलवायु को न प्रभावित करें, क्योंकि उससे पानी बरसना बंद हो जाएगा, उससे विकृतियाँ पैदा होंगी, कहीं का पानी कहीं और चला जाएगा। तो ये अगर ध्यान देते हुए विकास करेंगे तो ये आपको आनंद आता रहेगा। हम लोग जब खेतों में जाते थे, हम लोग जो जंगल में जाते थे, वहाँ पर पिकनिक मनाते थे, चाहे छोटी चंदिका बड़ी चंदिका मंदिरों में जाके, और सामान ले जाते थे, वहीं पे खाना बनाते थे। तो ये जो इस तरह के चीज़ें हैं वो जारी रहनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि अपने घर में आप बने रहिए। बाहर निकलिए, खेलिए। हम लोग मैदान में खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो ये सब भी ज़रूर करते रहिए। तो वो यादें यहाँ पे जो अब मैं आया तो ये यादें साकार हो उठीं। जहाँ जहाँ मैं जाता था उन छोटी जगहों को देख के फिर से वही अनुभूति हुई, और ऐसा लगा कि मतलब मैं वास्तव में अपने घर आ गया हूँ, भूला भटका घर आ गया हूँ। अंतिम सवाल एक और आपसे इन्हीं सवालों से निकल कर आया है, क्योंकि अभी आप CEC हैं झारखंड में, तो क्या जब ये आपकी ये सेवाएं पूर्ण हो जाएंगी तो उसके बाद क्या महोबा की तरफ रुख करेंगे? नहीं, बिल्कुल महोबा से तो कभी छूट ही नहीं सकता है। ये तो मेरी जन्मभूमि है, मात्र माँ से कौन अलग हुआ है कभी। तो यहीं पे रहना, यहीं बड़ा होना, यहीं इसी मिट्टी के अंश हम लोग हैं। और इन सब लोगों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितना स्नेह है और जितनी आत्मीयता यहाँ पर आकर मिलती है, बाकी और कहीं नहीं मिल पाती है। और आप बाकी जगह तो यात्री हैं, अलग अलग जंक्शन में आप जाते हैं, एक यात्रा है जीवन, अलग अलग स्टेशनों में गाड़ी रुकती है, लेकिन डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, गंतव्य जिसको कहते हैं, गंतव्य तो महोबा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ 1986 बैच के IAS महोबा के निवासी देवेंद्र तिवारी जी, और सफ़रनामा कार्यक्रम में आज हमारे ये मेहमान थे। विस्तार से चर्चा हुई। आगे अगले हफ्ते फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में कोई दूसरे हमारे गेस्ट होंगे। तो जब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लगातार महोबा को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी इस मुहिम पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ UP 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।